हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे अपने नए टॉपिक के बारे में जो है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। लास्ट टॉपिक्स में हम कौन कौन सा डिस्कस कर चुके हैं। एक तो हमने अपना इंट्रोडक्शन, जो बेसिक इंट्रोडक्शन होता है फूड साइंस का और न्यूट्रिशन साइंस का, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। अब उसके बाद हमने डिस्कस किया था जितने भी न्यूट्रिएंट्स का डाइजेशन होता है। ठीक है। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। तो अब हम डाइजेशन के टाइम पे तो हमने पढ़ा ही था कार्बोहाइड्रेट के बारे में थोड़ा बहुत, तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हुए पढ़ते हैं कि जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। न्यूट्रिएंट्स हमारे कितने तरह के होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है। हम जो भी भोजन में अपने ले रहे हैं उनमें यही दो न्यूट्रिएंट्स पाए जाएंगे, या तो वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में होंगे या फिर वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में होंगे। ठीक है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मैंने क्या बताया था, वो न्यूट्रिएंट्स जो हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में जिनकी ज़रूरत होती है उनको हम बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये 50 ग्राम 100 ग्राम इस तरीके से इनकी ज़रूरत होती है बॉडी में पर डे के हिसाब से। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या होता है, ये कम मात्रा में हमारी चाहिए, जैसे कुछ माइक्रोग्राम 50 माइक्रोग्राम। ठीक है। इनकी हमें बहुत कम सूक्ष्म सूक्ष्म मात्रा में हमें इसकी ज़रूरत होती है। ठीक है। इसके बाद है हमारा, तो ये क्या है हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बीच में मेन डिफरेंस, इसलिए इनको बोला गया है मैक्रो। ठीक है। मैक्रो का मतलब थोड़ा ज़्यादा मात्रा में जो चाहिए, और माइक्रो मतलब बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में जो चाहिए। ठीक है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, एक तो इनका काम क्या होता है, ये एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, लेकिन जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं। ठीक है। और ये हमारे जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट होते हैं। ठीक है। यानी कि हमने देखा था कि हमारा इसके जो एग्जाम्पल्स हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट हैं। तो हमने देखा था कि जब भी जो हम डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पढ़ा है उसमें हमने ये देखा था कि जितना भी डाइजेशन हो रहा था किस किस का हो रहा था, कार्बोहाइड्रेट का हो रहा था, प्रोटीन का हो रहा था, फैट का हो रहा था। ठीक है। क्योंकि डाइजेशन उसी न्यूट्रिएंट्स का होगा जो अपने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में पाया जाता है। मतलब कि जब वो अपने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में पाया जाता है तभी उसको तोड़ने की ज़रूरत हमारे शरीर को है, क्योंकि हमारा शरीर कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को यूज़ नहीं कर सकता है। इसलिए उसे क्या करना पड़ेगा, जो भी हम खा रहे हैं उसको छोटे 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 पार्ट्स में, उसके बिल्कुल माइक्रो न्यूट्रिएंट, उसके बिल्कुल माइक्रो पार्ट्स में तोड़ करके उसको बॉडी में यूटिलाइज करना होगा। ठीक है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में ही है, ये हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होते हैं और हमें एनर्जी देने का काम करते हैं। ठीक है। तीनों ही हमें कहीं ना कहीं एनर्जी देने का काम करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ठीक है। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में एक तो ये कम मात्रा में चाहिए, दूसरा ये हमें एनर्जी नहीं देते हैं, और थर्ड वन क्या है, ये हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते क्योंकि खुद ही माइक्रो हैं। जब ये खुद ही इतनी छोटी फॉर्म में है तो इन्हें टूटने की ज़रूरत ही नहीं है। ये इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल होता है, ऐसे के ऐसे ही हमारी बॉडी में ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है। फिर है हमारा, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, ये हमारे मिनरल्स और विटामिन। ठीक है। ये बहुत सिंपल फॉर्म में पाए जाते हैं, इनको हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होने की ज़रूरत नहीं होती है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमारा क्या है, अधिक मात्रा में चाहिए बॉडी में। ठीक है। ऊर्जा प्रदान करते हैं, पाचन तंत्र में पाचन होता है इनका, जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। फिर सूक्ष्म पोषक तत्व है हमारे, कम मात्रा में चाहिए, ऊर्जा की पूर्ति नहीं करते हैं, पचा नहीं सकते हैं, पाचन नहीं होता है इनका, पाचन है ये, ठीक कर लीजिएगा, सीधे शरीर में अवशोषित होता है। एग्जाम्पल क्या है इसका, खनिज पदार्थ और विटामिन। ठीक है। अब अगर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स कहाँ से आता है, कहाँ से कार्बोहाइड्रेट बनता है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट बनता कैसे है, तो कहाँ से बनता है, सबसे बड़ी बात है कि कार्बोहाइड्रेट, जो भी हम कार्बोहाइड्रेट कहाँ खा रहे हैं वो हमें कहाँ से मिल रहा है, वो हमें प्लांट से मिलता है। ठीक है। तो प्लांट जो है अपना खाना खुद बनाते हैं, सबको पता है। अभी हमने लास्ट क्लासेस में भी जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पे बात किया था। ठीक है। वो ये है कि जो भी हमारे प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है। और किस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू खाना वो बनाते हैं। ठीक है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कौन सी प्रोसेस होती है, इसमें एक प्लांट सेल में, हर पौधे की बॉडी में बहुत सारी प्लांट सेल्स पाई जाती है। मैंने बताया था कि जितनी भी ह्यूमन बॉडी है, प्लांट्स की बॉडी है, जितनी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, वो छोटी छोटी सेल से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है। तो जब वो छोटी छोटी सेल से, कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती है, तो इसी तरीके से प्लांट की बॉडी भी कोशिकाओं से मिलकर बनी है। तो जो प्लांट है, ये हमारा प्लांट है, तो आप देख रहे हैं जो प्लांट की बॉडी है ये भी कोशिकाओं से मिलकर बनी है। ठीक है। तो इसमें आप ये देखेंगे जो ग्रीन कलर का है इसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, और ये जो है ये पूरी एक कोशिका है। ठीक है। तो इसी तरीके की छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के हमारी क्या बनती है, प्लांट बॉडी बनती है।
ठीक है। तो ये जो इस तरीके की बहुत सी मिलियंस ऑफ लाखों करोड़ों कोशिकाओं से प्लांट बॉडी मिलके बनती है, ठीक है। तो इसके बीच में जो आपका ये पाया जाता है जो ग्रीन कलर का है, ये क्या है, ये आपका क्लोरोप्लास्ट है। क्या है? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये क्या करता है आपका, जो सूरज की रोशनी से क्लोरोफिल वो आता है, यूवी रेज आती है, उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है। ये जो क्लोरोप्लास्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन ग्रीन कलर का, और एक नहीं है, बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं आपको सेल्स में। तो ये कई अन्य बहुत सारे होते हैं एक सेल में। तो ये क्या है, जो इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट पाया जाता है। उस पिगमेंट का काम क्या होता है, जितनी भी सूरज की रोशनी है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेना, ठीक है। जब वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है सूरज की रोशनी को, तो उसके अंदर जो एटमॉस्फेयर से पत्तियां कार्बोहाइड्रेट लेती हैं, ठीक है, CO2 लेती हैं, और जो ये हमारी जड़ों के थ्रू जो पौधा पानी लेता है, ठीक है, पानी ऊपर चला जाता है पत्तियों तक, ठीक है, पत्तियों तक पानी भेज देती है जड़ें लेकर के, रिसीव करके, और वहाँ जा कर के कार्बन डाइऑक्साइड और जो हमारा वाटर है, दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी पौधा बिना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के सरवाइव नहीं कर सकता। इसीलिए पौधों को आपने देखा होगा कि हमें उन्हें पानी देना बहुत ज़रूरी है, हम वाटर देते हैं उन्हें, और हमेशा उनकी जो रूट्स होती हैं, जो जड़ें होती हैं, वहाँ वाटर देते हैं, क्योंकि जड़ों का काम क्या होता है, पानी को एब्जॉर्ब करना, ठीक है, और फिर उस पानी को तने के थ्रू कहाँ तक पहुँचाना, पत्ती तक पहुँचाना, लीफ तक पहुँचाना, ठीक है। तो धूप भी बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा अगर हम प्लांट्स को घर में रख दें, ठीक है, जो इंडोर प्लांट्स ना हो, जो तो क्या होगा, जो जिन प्लांट्स को हमने घर में रखा है और वो उन प्लांट्स कमरे के अंदर हम रख देते हैं जहाँ धूप नहीं आती है, तो प्लांट ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं करेगा, जिसके चलते क्या होगा, वो सर्वाइव पौधा नहीं कर पाएगा और मुरझा जाएगा, ठीक है। तो क्या होती है हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, ये हमारा प्लांट है, ठीक है। ये प्लांट की रूट्स हैं। रूट्स में क्या होता है, रूट्स जो है सॉइल्स में होती हैं, तो सॉइल में वो वाटर को लेती हैं, मिट्टी में वाटर, मिट्टी से वो वाटर को लेती हैं, वाटर लेकर के वो कहाँ, पत्ते में भेजती हैं, ठीक है। और पत्ते की जो पत्ता होता है, ये हमारे आसपास का जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। साथ ही साथ जो हमारी लीफ की सेल होती है, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, जिसके अंदर एक क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट पाया जाता है। वो पिगमेंट जो धूप से लाइट आती है, यूवी लाइट्स जो आती हैं, यूवी रेज जो आती हैं, वो यूवी रेज को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके ग्लूकोज का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो ये कहाँ होता है, ये हमारा क्लोरोप्लास्ट नाम के पिगमेंट में ये प्रोसेस होती है, ठीक है। और फिर यही क्या है, यही हमारे प्लांट्स का भोजन है, इसी से प्लांट सर्वाइव करते हैं, ठीक है। तो ये क्या बताया मैंने आपको, प्लांट्स मेक फूड फॉर देमसेल्फ, प्लांट जो है अपने लिए खुद खाना बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। किसकी प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। और कहाँ होती है प्रोसेस, ये हमारे क्लोरोप्लास्ट में होती है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट पाया जाता है, पिगमेंट मतलब एक तरह से कलर पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट पाया जाता है, वहाँ ये प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की, ठीक है। लीफ इसमें मेन पार्ट प्ले करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, ठीक है। इसमें हमें क्या क्या लेते हैं, ये वाटर लेता है और मिनरल लेता है रूट से। जो हमारी रूट्स होती हैं, जो जड़ें होती हैं पौधे की, वहाँ से पौधे जड़ें जो होती हैं वो क्या लेते रिसीव करता है, मिट्टी से हमारा वाटर और मिनरल्स लेता है। मिट्टी में मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए आपने देखा होगा जो मूली हो गई और जो हमारी गाजर हो गई, इन सब में ना बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। अनियन हो गया हमारा, ठीक है, पोटैटोज़ हो गए, क्योंकि ये जो वेजिटेबल्स है कहाँ होती हैं, ये मिट्टी के नीचे होती हैं, इसीलिए इनमें मिनरल्स पाए जाते हैं। क्योंकि जब ये मिट्टी के नीचे पलती हैं तो इनके अंदर जो हमारे जो सॉइल्स के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स इनके अंदर आ जाते हैं, ठीक है, पानी के साथ वो भी अंदर चले जाते हैं। तो ये क्या है, ये हमारा वाटर एंड मिनरल्स हमारे कहाँ से आ रहे हैं, रूट से आ रहे हैं। मिनरल्स का फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कोई खास रोल है नहीं, ठीक है। तो इसमें फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में मिनरल्स का कोई रोल नहीं है, लेकिन जो वेजिटेबल्स में जो हमारे फ्रूट्स जो मिनरल्स आते हैं, वो रूट के थ्रू ही, जो हमारी सॉइल्स में मिनरल्स होते हैं, रूट के थ्रू वो प्लांट बॉडी में आ जाते हैं, और प्लांट के जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं उनमें चले जाते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड है जो वो एटमॉस्फेयर से लेता है, कौन, प्लांट, ठीक है। यानी कि जो लीफ है वो एटमॉस्फेयर से क्या ले रही है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रही है, और जो सूरज से क्या ले रही है, यूवी रेज ले रही है, ठीक है।
तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए सबसे पहले तो हमें 3 चीज़ें चाहिए, पानी चाहिए, वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और धूप चाहिए। ठीक है, CO2 हमारे आसपास हमेशा रहती है, जो हम जब सांस लेते हैं तो हम अपनी सांस के थ्रू से बाहर फेंक देते हैं। ठीक है, तो वही क्या है हमारा। और हम अंदर कौन सी लेते हैं, हम अंदर ऑक्सीजन लेते हैं, और बाहर जो हम सांस निकालते हैं, हम जो ब्रीथ करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया है। क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिका के भाग में पाया जाता है। यह सूर्य की किरणों और ऊर्जा को अवशोषित करके इस ऊर्जा को और जल के साथ मिला के कार्बोज का निर्माण करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। ठीक है, जड़ से पानी और खनिज। ठीक है, जड़ से क्या जाएगा, पानी जाएगा और खनिज जाएंगे। ठीक है, पानी मतलब वाटर, जल। ठीक है, वायुमंडल में इससे कार्बन डाइऑक्साइड लेगी लीव्स हमारी, और सूरज से यूवी रेज लेंगी। तो इस तरीके से वो क्या बना देंगे, वो हमारा इस तरीके का मॉलिक्यूल बना देंगे, जिसको हम बोलते हैं हमारा ग्लूकोज। ठीक है, ये ग्लूकोज बन जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं ग्लूकोज। यानी कि अगर हम 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के लेंगे और 6 अणु हम H2O के लेंगे, यानी कि किसके लेंगे, जल के। ठीक है, छः अणु तो हमने किसके ले लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के ले लिए, और 6 अणु ले लिए हमने जल के। और साथ ही साथ हमें क्या मिली, यूवी रेज मिली। ठीक है, यूवी रेज मतलब सूरज की किरणें जो हमें मिल रही हैं। ठीक है, उनमें यूवी रेज पाई जाती है। और क्लोरोफिल में जाकर के वो किस में कन्वर्ट हो गई, C6H12 और O6 में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, सी तो हमारा 6 तो हमारा कार्बन तो है ही हमारा। ठीक है, तो C6, H हो गया हमारा, H डबल है तो छः छः अणु ये वाले और 2 अणु उसके खुद के, तो 12 हो गया। 6 × 2 = 12। ठीक है, और 6 हमारे किसके हैं, कार्बन डाई सॉरी ऑक्सीजन के। तो क्या हमारा वो बन गया है, जो हमारी रिएक्शन हुई है, तो ये क्या फॉर्मूला बन गया है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला बन गया है, C6H12O6। ठीक है, ये ग्लूकोज है। और साथ ही साथ क्या निकलेंगे, 6 अणु उसके ऑक्सीजन के भी निकालेंगे। इसीलिए हम बोलते हैं कि पौधे लगाओ, क्योंकि पौधे जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं तो वो क्या अपनी बॉडी से बाहर रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ये जो 6 अणु हैं वो हमारे एक ग्लूकोज के अणु के साथ वो कितने 6 अणु ऑक्सीजन का बनाते हैं पौधे। इसीलिए बोलते हैं पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे तो वो क्या करेंगे, वो ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज करेंगे, और वही ऑक्सीजन हम लोग अपनी ब्रीदिंग में लेंगे। ठीक है, फिर है हमारा, ये हमारा उसका फॉर्मूला है हमारे ग्लूकोज का। ठीक है, ये पूरा ग्लूकोज का फॉर्मूला है। CHO, CHOOH और CHOH, और ये पूरा आप इसको काउंट करोगे तो हमारे कितने कार्बन आएंगे, कार्बन 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसमें 6 कार्बन आपके आएंगे, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, C6। और आप H देखेंगे तो H इसमें 12 होंगे, और O देखेंगे तो O आपके 6 होंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला है। इस तरीके से ग्लूकोज में आप इसमें भी देखोगे तो ये जो ग्रीन वाला है, जो ये आपको ये थोड़ा स्काई ब्लू कलर का लग रहा है, ये इसमें हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 12। तो आप जब इन्हें काउंट करोगे तो ये लगभग 12 होंगे, थोड़े पीछे की तरफ होंगे तो 12 होंगे। और ये जो रेड कलर का है ये हमारा ऑक्सीजन है, ये 6 होंगे। ठीक है, ये 6 होंगे। और जो ये कार्बन है जो ब्लैक कलर के, ये कार्बन होंगे, ये भी हमारे 6 होंगे। इस तरीके से एक अणु हमारा किसका बन जाता है, ग्लूकोज का बन जाता है। ठीक है, और जब हम इसको फॉर्मूले के रूप में लिखेंगे, जब हम इसको फॉर्मूले के रूप में लिखेंगे तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, रिएक्शन के उसमें हम इसे इसका सिंपल फॉर्मूला ये है, दूसरा एक फॉर्मूला ये इस रूप में रख सकते हैं, और अगर रिंग फॉर्म में हमें इसे लिखना है तो हम इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक ही बात है, बस इसको हम रिंग फॉर्म में, गोल फॉर्म में इसको बना देते हैं। ठीक है, ताकि अगर हमें आगे जो अणु हो उनको जुड़ने में हमें आसानी हो जाए। ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, एक ही चीज़ें हैं, बस इनको फॉर्म, इनका तरीका लिखने का अलग है। ये हमने चेन फॉर्म में लिखा है, ये हमने रिंग फॉर्म में लिखा है फॉर्मूला। ठीक है, केमिस्ट्री वाले जो बच्चे होंगे उन्हें पता होगा, इनको हम अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। और जिनको नेट का एग्ज़ाम है उनके उसमें तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नेट में बायोकेमिस्ट्री आती नहीं है, लेकिन बाकी एग्ज़ाम्स जो हैं TGT PGT उनमें बहुत बार इतने बेसिक क्वेश्चंस देखे गए हैं। जैसे इस बार क्वेश्चन आया था कि प्रोटीन में हमारा जो अमोनिया, नाइट्रोजन या अमोनिया उन्होंने पूछा था कितना % होता है। तो इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन और एग्ज़ाम्स में आ जाते हैं, इसीलिए हमें सब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारा, इतना समझ में आ गया, ये हमारा एक ग्लूकोज का अणु है। इस तरीके से जुड़ करके कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या बना देते हैं, ग्लूकोज का एक अणु बना देते हैं। ठीक है, प्लांट हुआ, प्लांट ने क्या किया हमारा,
प्लांट था, प्लांट ने हमारी रूट से क्या लिए, रूट से वाटर लिया प्लांट ने, ठीक है, जड़ों से पानी लिया, कहाँ पहुँचा दिया, पत्तियों तक पहुँचा दिया। पत्तियों में क्या हुआ, पत्तियों में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड ली लीव्स ने, और सूरज की रोशनी ली, और साथ में क्या बना लिया, ग्लूकोज बना दिया, ठीक है, और ऑक्सीजन उन्होंने बाहर छोड़ दी प्लांट्स ने, ठीक है, ऑक्सीजन उन्होंने बाहर छोड़ दी प्लांट्स ने, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस हो गया फोटोसिंथेसिस का। होता कैसे है, हमारी प्लांट्स जो है वो बहुत छोटी छोटी इस तरीके की कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती है, मिलियंस ऑफ कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसके अंदर एक क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट उसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो सभी क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं, के अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। ये क्लोरोफिल क्या करता है, जो भी एटमॉस्फेयर से यूवी रेज आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, और जो हमारा वाटर आ रहा है, उनको रिएक्ट करके किस में बदल देता है, ग्लूकोज में बदल देता है, ठीक है। तो सारी जो हमारी जितनी भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो हमारी किस में होती है, ये जो क्लोरोप्लास्ट वाला पार्ट है इसमें होती है, और यही हमारा क्या बनेगा, यही हमारा ग्लूकोज बनता है, ठीक है। चलो, अब इतना आपको समझ में आ गया। अब ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज बहुत ज़्यादा प्लांट में सेव नहीं हो सकता है, स्टोर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अगर उसे स्टोर होना है ग्लूकोज को प्लांट के अंदर, तो क्या करना होगा, उसे कन्वर्ट होना होगा स्टार्च में, या और किसी स्टार्च में कन्वर्ट होना होगा, या और किसी कार्बोहाइड्रेट में उसे कन्वर्ट होकर तब वो स्टोर होगा। जनरली हमें स्टार्च में कन्वर्ट होता है, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे तो गेहूं के दाने में ज़्यादातर क्या पाया जाता है, स्टार्च मैटर पाया जाता है, ठीक है। तो जो भी ग्लूकोज बना, ग्लूकोज ज़रूरत से ज़्यादा है, तो वो क्या होगा, फिर इस तरीके से बहुत सारे ग्लूकोज की जो यूनिट्स हैं एक साथ जुड़ करके, आप देख रहे हैं ये ग्लाइकोजन का फॉर्मूला है, तो ये भी एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट ही है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी ग्लूकोज की यूनिट साथ में जुड़ करके क्या करने लगती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं, और बहुत सारी हजारों सैकड़ों हजारों और सैकड़ों तक की जो ग्लूकोज यूनिट्स होती हैं जुड़ जाती हैं, एक के बाद एक ग्लूकोज जुड़ता जाएगा, इस तरीके से एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं बॉन्ड के थ्रू, और ये क्या बना लेते हैं, ये स्टार्च में या और किसी बड़े कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। एक यूनिट हमारा सिंगल यूनिट क्या हो गया, ग्लूकोज का हो गया। फिर ग्लूकोज ने बहुत सारे ग्लूकोज, जैसे यहाँ पे एन जो है, एन का मतलब है बहुत सारे ग्लूकोज, ठीक है। बहुत सारे ग्लूकोज ने मिलकर के क्या बना लिया है, हमारा जो बहुत सारे ग्लूकोज ने मिलकर के हमारा स्टार्च या इस तरीके का बड़ा कार्बोहाइड्रेट बना दिया है, ठीक है। और साथ ही साथ वो क्या रिलीज करते हैं, एक अणु, हर ग्लूकोज जब एक साथ जुड़ेगा तो एक अणु वो वाटर का भी रिलीज करता है, H2O का रिलीज करता है, ठीक है। समझ में आया। इसीलिए आप देखोगे तो इनकी जो संख्या है, ऑक्सीजन की संख्या भी कम होती जाएगी और हाइड्रोजन की संख्या भी कम होती जाएगी, ठीक है। तो एक अणु वो किसका रिलीज करता है, H2O का भी रिलीज करता है, जैसे कि C6H12O6, एक हमारा क्या हो गया, एक ग्लूकोज है, उसके साथ अगर हम दूसरा ग्लूकोज जोड़े C6H12O6, ठीक है। तो इसका फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा, तो एक तो C6 कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, यानी कि C12, और H कितने हो जाएंगे हमारे, H24, और O हो जाएंगे हमारे 12, ठीक है। तो उसमें से क्या होंगे, ये कम हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन की यूनिट्स निकलती हैं और ऑक्सीजन की यूनिट निकलती है, तो जो फॉर्मूला है वो इस रेशियो में नहीं रहता, C6H12O5 के रेशियो में ये आ जाता है, ठीक है। फिर ये है हमारा ग्लूकोज जो है कन्वर्टेड इनटू स्टार्च एंड स्टोर्ड इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। अब ये जो ग्लूकोज है वो अलग अलग कन्वर्ट हो रहा है, इस तरीके से मैंने बताया था ना कि बहुत सारे यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाता है। इस फॉर्मूले को चाहो तो आप लोग छोड़ सकते हो, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसको छोड़ देना, मैं दोबारा से ये समझा दूंगी, ठीक है। और मुझे मैसेज भी छोड़ देना कि फॉर्मूला आपको समझ में नहीं आया, ठीक है, तो मैं इसे दोबारा से समझा दूंगी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च एंड स्टोर्ड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स। अब इस तरीके से बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट से मिलकर के क्या बना लिया, स्टार्च बना लिया, और अलग अलग पार्ट्स में पौधों के वो कन्वर्ट हो गया, जैसे फ्रूट्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। जो कहाँ चला गया, जो हमारा ग्लूकोज था, ग्लूकोज बहुत ज़्यादा बना प्लांट में, तो वो कहाँ गया, वो हमारे पेड़ों के जो फल होते हैं उनमें जाकर के स्टोर होने लग गया, और जो हमारे सीड्स होते हैं उनमें स्टोर होने लग गया, पत्तों में स्टोर हो गया, जो हमारे फ्लावर्स होते हैं उनमें स्टोर हो गया, जो हमारे स्टेम्स गन्ने वगैरह होते हैं इनमें हो गया, ट्यूबर्स में हो गया, बल्ब में हो गया, और रूट्स में हो गया। तो इतनी जगहों में जाकर के वो स्टोर हो जाता है, और यहीं से हम क्या करते हैं, ले करके प्लांट के पार्ट्स को ले करके हम कंज्यूम कर लेते हैं, हम खा लेते हैं। तो वो जो कार्बोहाइड्रेट इतनी मेहनत से प्लांट्स ने बनाया था वो हम खा जाते हैं, ठीक है, वो हम कंज्यूम कर लेते हैं। ग्लूकोज ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा नहीं हो सकता है, इसीलिए ग्लूकोज को एकत्रित होने के लिए स्टार्च में बदलना होगा,
और यह पौधों के विभिन्न भागों में एकत्रित हो जाता है। अनाज और आलू में यह स्टार्च के रूप में और फलों में ग्लूकोज के रूप में पाया जाता है। इसीलिए आप देखोगे स्टार्च, आलू और जो अनाज होते हैं जैसे चावल हो गए, और ये हमारा जब हम इन्हें खाएंगे तो इतने मीठे नहीं होते हैं ये, क्योंकि स्टार्च जो है कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। लेकिन इसके अलावा जो ये है हमारे ग्लूकोज फल है, उनको जब हम खाते हैं तो ये स्वीट टेस्ट में स्वीट होते हैं, मीठे होते हैं, क्योंकि इनमें ग्लूकोज के रूप में वो पाया जाता है, ठीक है। कौन? ग्लूकोज के रूप में हमारा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और अनाज और आलू में भी होता वो मीठा ही है, लेकिन वो इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से बना हुआ होता है स्टार्च, कि वो एकदम से हमें मीठा नहीं लगता है। उसे मीठा बनने के लिए बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में टूटना होगा, तब जाके वो मीठा टेस्ट देगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो अनाज और आलू में स्टार्च के रूप में होता है, फलों में ग्लूकोज के रूप में पाया जाता है। कच्चे फलों में स्टार्च पाया जाता है और पकने के बाद ग्लूकोज में बदल जाता है। जैसे कि आप अगर कच्चा आम खाओगे तो वो आपको खट्टा लगेगा, ठीक है, और उसमें जो, क्योंकि वो किस फॉर्म में है, वो अभी स्टार्च फॉर्म में है। लेकिन जैसे 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 वो पकने लगेगा, पकने के बाद वो क्या होता है, जो उसका ग्लूकोज, जो उसका स्टार्च है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तभी वो मीठा हो जाता है, ठीक है। पकने के बाद वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जहाँ ग्लूकोज और पकने के बाद स्टार्च में बदल जाते हैं। जैसे कि आप देखोगे कॉर्न, ठीक है, कॉर्न को अगर आप कच्चा खाओगे तो वो आपको ज़्यादा मीठा लगेगा, ठीक है, और पकने के बाद वो आपको हार्ड लगता है, ठीक है। यानी कि कच्चा खाते हैं जब हम कॉर्न हो गया, मक्का का दाना आप देखोगे तो जब वो थोड़ा कच्चा होता है तो उस समय अगर हम उसे खाते हैं तो स्वीट टेस्ट करता है। लेकिन जब वो बहुत हार्ड हो जाता है तो वो वो बिल्कुल टेस्ट लेस, एक जो रफ सा टेस्ट होता है वो देता है, उसकी स्वीटनेस जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो क्यों? क्योंकि कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जो जब कच्चे होते हैं तो वो उनमें क्या पाया जाता है? ग्लूकोज पाया जाता है। लेकिन जैसे जैसे वो पकते हैं उसमें क्या हो जाता है? ग्लूकोज जो है स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि हमारा मटर, ठीक है, मटर के दानों में भी यही होता है। जब हम उन्हें कच्चा खाते हैं तो जब वो अच्छे से पके हुए नहीं होते, इमेच्योर होते हैं, कच्चे कच्चे होते हैं, तो वो मीठे लगते हैं। लेकिन जैसे अगर हम पके हुए उनको खाएंगे तो वो हमें उसकी जो स्वीटनेस है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से तो दोनों तरीके के पाए जाते हैं। जैसे कि एक कुछ केस तो ये हो गए हमारे, कौन से मैंगो हो गए, ठीक है, बहुत से केस मैंगो, गुआवा, ये जो कच्चे होते हैं तो ये मीठे नहीं होते हैं, लेकिन जब ये पकने लगते हैं, जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो ये मीठे हो जाते हैं, क्योंकि इनका जो कच्चेपन में इनके अंदर क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है। और जब ये पकते हैं तो वो स्टार्च जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को राइपनेस बोलता है, ठीक है, मीठा हो जाता है, फिर वो टेस्टी लगता है खाने में, ठीक है। और इसके विपरीत कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो जब वो कच्चे होते हैं, मैच्योर होते हैं, अच्छे से पके नहीं होते, तब उनके अंदर ग्लूकोज बनता है, होता है, और बाद में वो किस में कन्वर्ट होता है? स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि हमारा मटर हो गई और हमारा ये जो मक्के हो गए, ठीक है, कॉर्न हो गया, तो ये सब हमारे क्या हैं? ये हमारे ऐसे फलों के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। फिर है हमारा कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है कार्बोहाइड्रेट? हमारा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, ठीक है। क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। इसके अलावा ये केमिकल्स हैं, ठीक है। एक तरह से हर चीज़ जो भी हम खा रहे हैं या जो भी न्यूट्रिएंट्स हम पढ़ रहे हैं उनको बस ऐसे याद रखो आप लोग जो आर्ट साइड के बच्चे हैं, कि ये केमिकल्स हैं, ठीक है। तो ये कौन से वाले केमिकल्स हैं? इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड केमिकल पाया जाता है और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन पाए जाते हैं इसमें, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड ऑफ द कार्बन, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और किसके बने हुए होते हैं? कार्बन के। जिसके अंदर भी कार्बन होता है उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। जिनके अंदर कार्बन नहीं पाया जाता उनको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। तो ये कार्बन के बने हुए होते हैं, हाइड्रोजन के बने हुए होते हैं, ऑक्सीजन के, और कभी कभी इसमें नाइट्रोजन, सल्फर या फास्फोरस भी पाया जाता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो है इसमें क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है वो एक सेम अमाउंट में पाया जाता है, जैसे कि हमारा वाटर में पाया जाता है। क्या होता है वाटर का फॉर्मूला? H2O होता है, ठीक है। तो जितना H2O के अमाउंट में अगर हम देखें तो C6H12O6 फॉर्मूला जो हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला है, तो उसका रेशियो भी वही रेशियो है H2O जो जल का रेशियो होता है, मतलब कि 2 अणु हाइड्रोजन के और 1 अणु हमारा ऑक्सीजन का। तो C6H12O6 में जब हम देखेंगे तो इसमें भी 2 अणु हमारे हाइड्रोजन के और 1 अणु हमारा ऑक्सीजन का रेशियो आएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट एक तो कार्बन है, तो कार्बन से क्या हो गया है हमारा? ये कार्बन है तो इसीलिए हमने इसका नाम क्या दिया? कार्बोहाइड्रेट दिया है, क्योंकि इसमें एक तो कार्बन पाया जाता है, दूसरा इसमें हाइड्रेट्स होते हैं कार्बन के, तो इसीलिए इसका नाम हमने क्या दिया है? हाइड्रेट दिया है, कार्बोहाइड्रेट दिया है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें जो रेशियो है, रेशियो वही रेशियो पाया जाता है जो रेशियो हमारे वाटर में पाया जाता है, जैसे कि हमारा क्या है? H2O, ठीक है। क्या है? H2O।
तो H के हाइड्रोजन के 2 अणु, ये सब हमारी केमिकल्स हैं, गैसेज हैं, यही चीज़ें मिलकर के क्या बनाती हैं, हमारी खाने की चीज़ें बनाती हैं। तो हाइड्रोजन जो है हमारे 2 अणु पाए जाते हैं और ऑक्सीजन का 1 अणु पाया जाता है, ठीक है। तो जो वाटर में पाया जाता है। इसी तरीके से अगर आप रेशियो देखोगे कि C6H12O6 में भी क्या है, अगर H के हाइड्रोजन के 12 अणु हैं तो ऑक्सीजन के कितने होंगे, 6 अणु होंगे, ठीक है, मतलब हाफ होगा, तभी 2:1 का रेशियो उसमें आएगा, ठीक है। फिर है हमारा 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी एनर्जी हमें देता है। बॉडी में कितना किलो कैलोरी, क्या है किलो कैलोरी हमारा, जैसे कि हम मिल्क को नापते हैं किसमें, लीटर्स में, ठीक है। तो इसी तरीके से जो भी हम फूड आइटम खाते हैं वो हमें टूट करके शरीर को कितनी एनर्जी देते हैं, ठीक है। तो उस एनर्जी को हम किस में नापते हैं, किलो कैलोरी में नापते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने वाटर, अगर हमें मिल्क को नापना है कि हमारे घर में कितना मिल्क आ रहा है, तो 1 लीटर हम बोलेंगे कि 1 लीटर मिल्क आ रहा है। इसी तरीके से हम अगर कार्बोहाइड्रेट को नापेंगे कि कार्बोहाइड्रेट हमें कितनी ऊर्जा दे रहा है, तो क्या होगा, वो किलो कैलोरी में हम उसे नापेंगे कि 4 किलो कैलोरी एनर्जी हमें कौन दे रहा है, कार्बोहाइड्रेट दे रहा है, ठीक है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है ये, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बना कार्बनिक यौगिक, यानी कि ऑर्गेनिक यौगिक। नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस भी इसमें पाया जा सकता है किसी किसी केस में, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी की समान मात्रा में उपस्थित होते हैं, ठीक है। पानी जितना वाटर में, जल में होता है, उतना ही हमारा कितना होता है, कार्बोहाइड्रेट, उतना ही रेशियो हमारा इसमें पाया जाता है, 2:1 का, ठीक है। फिर है हमारा 1 ग्राम CHO। कार्बोहाइड्रेट में क्या पाया जाएगा, 4 किलो कैलोरी एनर्जी पाई जाती है। ये हमारा फॉर्मूला है, देखो ये जो ऊपर वाला मैंने हाईलाइट किया है ये है CHO। ये CHO यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप इसमें लगा हुआ है, ठीक है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। और जो फ्रक्टोज है इसमें हमारा कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, CO जो आपको बीच में हाईलाइट किया हुआ है, CO, ये हमारा कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। बाकी ये जो OH है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, दोनों में पाए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो ये क्या है, ये हमारा मोनोसैकेराइड्स का एक एग्जाम्पल है, यानी कि फॉर्मूला दोनों का सेम रहेगा। C6H12O6 आप इसमें गिनोगे तो कार्बन इसमें 6 होंगे, C6H12, और जो हाइड्रोजन होंगे वो 12 होंगे, और जो ऑक्सीजन होंगे वो 6 होंगे, ठीक है, दोनों में। लेकिन क्या अंतर होगा, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है और इसमें कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, कीटोन ग्रुप इसमें लगा हुआ है फ्रक्टोज में, ठीक है। ये मोनोसैकेराइड्स हैं। तो सबसे पहले जो हमारा ग्लूकोज जो कन्वर्ट हुआ था, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मूला हमारा ये होता है, ठीक है, C6H12O6। तो उसे अगर हम तोड़ के लिखेंगे और एक चेन स्ट्रक्चर में लिखेंगे तो हम उसे इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे ऊपर कौन सा ग्रुप पाया जा रहा है, एल्डिहाइड ग्रुप पाया जा रहा है, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। और जो हमारा फ्रक्टोज है उसमें कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। फॉर्मूला दोनों का सेम ही रहेगा, C6H12O6, बस इसमें अंतर क्या है, इसमें इनके बॉन्ड्स में अंतर होता है और हमारे ग्रुप्स में अंतर होता है। इसी के कारण इसमें कुछ ज़्यादा मीठा होता है, जैसे कि ग्लूकोज ज़्यादा मीठा है या फ्रक्टोज थोड़ा उससे कम मीठा है। तो इसमें क्या है, इनके दोनों का जो रीज़न है, या फ्रक्टोज ज़्यादा मीठा है या ग्लूकोज कम मीठा है, ये सी पे डिपेंड करता है कि ये जो इनके जो बॉन्ड्स हैं और जो ये इनका ग्रुप्स हैं, ठीक है, इनके चलते इनकी स्वीटनेस में थोड़े बहुत वेरिएशंस आते हैं, या इनके और बाकी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें वेरिएशंस आते हैं, बाकी हैं ये सेम ही, ठीक है। तो अगर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट हमारे कितने तरह के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट हमारे हैं मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। मोनोसैकेराइड्स में अगर हम देखें तो सिर्फ ग्लूकोज ही हमारा मोनोसैकेराइड्स में नहीं पाया जाता, इसके अलावा और भी मोनोसैकेराइड्स में पाए जाते हैं। जैसे हमारा क्या है, जिसकी कार्बन की 2 यूनिट से लेकर 6 यूनिट तक के हमारे किस में पाए जा रहे हैं, मोनोसैकेराइड्स में पा रहे हैं। मतलब 2 कार्बन के कितने, 2 अणुओं से लेकर के 6 अणु तक के जितने हमारे जो यूनिट बनी है उनको हम मोनोसैकेराइड्स में रखते हैं, जिसमें से सबसे पहला है बायोस, ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस और हेक्सोस, ठीक है। बायोस है यानी कि 2 यूनिट वाला, ठीक है, ट्रायोस है 3 यूनिट वाला, टेट्रोस है हमारा 4 यूनिट्स वाला, पेंटोस है 5 यूनिट्स वाला और हेक्सोस है 6 यूनिट वाला। तो C2H4O6, क्योंकि C2H4 ये तो हाइड्रोजन डबल होगा इसका, और O2, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला होगा बायोस का C2H4O2, ठीक है। ट्रायोस का होगा C3H6O3, टेट्रोस का होगा C4H8O4, ठीक है। पेंटोस का होगा C5H10O5,
हेक्सोस का होगा C6H12O6। इसमें जो हम मेन पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं हेक्सोस ही हैं, ठीक है। हेक्सोस ही हम इसमें मेन पढ़ते हैं, बाकी हम इनमें से पीछे वालों को ज़्यादा पढ़ते नहीं है, लेकिन मोनोसेक्राइड्स में ये भी पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें जो बायोस है इसका एग्जाम्पल है ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड, ठीक है। जो ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड पाया जाता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, बायोस का एग्जाम्पल है। ट्रायोस का एग्जाम्पल है ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है। ग्लिसरल्डिहाइड को हम ट्रायोस का एग्जाम्पल बोल सकते हैं। टेट्रोस का है एरिथ्रोज एग्जाम्पल है, ठीक है। पेंटोस का हमारा राइबोस, एराबिनोज और जाइलोज हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है। और हेक्सोस में तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज ही हैं। और मेन जो हम पढ़ेंगे वो हम अपना हेक्सोस के बारे में ही पढ़ेंगे, जिसका फॉर्मूला C6H12O6 है, ठीक है। समझ में आ गया इतना? तो बायोस, ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस और हेक्सोस ये हमारे पाए जाते हैं, ठीक है। फिर है हमारा नेक्स्ट है हमारा डाइसेक्राइड्स। अब डाइसेक्राइड्स क्या होते हैं, जब एक ग्लूकोज यूनिट, ठीक है, यानी कि इन एक मोनोसेक्राइड्स के साथ एक मोनोसेक्राइड्स यूनिट जो है, जैसे हमारे जो मोनोसेक्राइड्स है इसमें से ये नहीं पढ़ा हमने, इसमें हमारे कौन कौन से पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है, फ्रक्टोज पाया जाता है, गैलेक्टोज पाया जाता है। नीचे छिप गया है वो गैलेक्टोज है, ठीक है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज तीन हमारे मेन मोनोसेक्राइड्स हैं जो हमें ज़्यादा मिलते हैं प्रकृति में। ये वाले हमारे इतनी प्रकृति में नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर हम यूज़ कौन सा करते हैं, ग्लूकोज करते हैं, फ्रक्टोज करते हैं और गैलेक्टोज करते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज हमें कहीं भी मिल जाता है, फ्रूट्स वगैरह में, ठीक है। फ्रक्टोज भी हमें फ्रूट्स वगैरह और इन सब चीज़ों में मिल जाता है। गैलेक्टोज हमें मिल्क में मिलता है, ठीक है। तो अगर हम देखें फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारा डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड क्या होते हैं, जब दो मोनोसेक्राइड्स मिलकर के कोई नई चीज़ बनाते हैं, नई शुगर बनाते हैं, तो उसको हम डाइसेक्राइड्स बोलते हैं। जैसे ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज इक्वल टू क्या हो गया, हमारा माल्टोज बन जाता है। ग्लूकोज की एक यूनिट और दूसरी यूनिट भी ग्लूकोज की मिलकर के क्या बना देगी, एक यूनिट माल्टोज की बना देगी, ठीक है। फ्रक्टोज की एक यूनिट और ग्लूकोज की एक यूनिट मिलकर क्या बना देगी, सुक्रोज मिल जाएगी, जो हम घर में शुगर लेते हैं, वाइट वाली शुगर जो लेते हैं, ठीक है। फिर गैलेक्टोज और ग्लूकोज की एक यूनिट मिलकर के हमारी क्या बना देगी, लैक्टोज बना देगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे डाइसेक्राइड्स, इनको हम कल से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ओलिगोसेक्राइड्स में हमारा रेफिनोज आता है, इसमें हमारे 3 to 9 यूनिट्स आती हैं ग्लूकोज की, ठीक है, या फिर और भी किसी मोनोसेक्राइड्स की हो सकती हैं। मतलब मोनोसेक्राइड्स की 3 to 9 यूनिट्स हमारी इसमें आती हैं, कौन कौन से, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज में से, ठीक है। फिर हमारा रेफिनोज है, माल्टोडेक्स्ट्रिन्स हैं, स्टार्चियोज है, माल्टोट्रॉयज है और फ्रक्टो ओलिगोसेक्राइड्स है, ठीक है। ये हमारी क्या है, ओलिगोसेक्राइड्स है। और पॉलीसेक्राइड्स में होता है, इसमें 100 से लेकर के बहुत ज़्यादा यूनिट्स हमारी हो सकती हैं, यानी कि 9 यूनिट्स ग्लूकोज से लेकर के या फिर फ्रक्टोज से लेकर के या गैलेक्टोज से लेकर के 9 यूनिट्स से ज़्यादा इसमें जितने भी हमारी कार्बोहाइड्रेट को बनाएंगे उनको हम पॉलीसेक्राइड्स बोलते हैं। यानी कि ग्लूकोज की 9 ग्लूकोज यूनिट से जब ज़्यादा चेन में जुड़ते जाएगा ग्लूकोज या फ्रक्टोज या गैलेक्टोज, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीसेक्राइड्स बोलेंगे। जैसे कि स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, सेलुलोज हो गया, हेमीसेलुलोज हो गया, पैक्टिन्स हो गया, गम्स हो गया, म्यूसिलेज हो गया और अगार हो गया, ठीक है। इसके अलावा और भी होते हैं, ठीक है। तो ये हम डिटेल में बात करेंगे अपने कल के लेक्चर से, ठीक है। मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। जब हमारी सिर्फ एक यूनिट है ग्लूकोज की और मोनोसेक्राइड्स मतलब सिर्फ एक यूनिट, यानी कि कार्बन की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की एक यूनिट जब हमारी बन जाती है मिक्स होके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज या गैलेक्टोज बोलेंगे उसे, ठीक है। फिर यही ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज मिलकर के जब 2 यूनिट्स मिलाते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, डाइसेक्राइड्स हो जाता है। फिर 3 to 9 यूनिट्स जब आते हैं तो वो ओलिगोसेक्राइड्स हो जाता है। और इसके बाद जब 9 to 9 यूनिट से ज़्यादा की जो यूनिट्स होती हैं, 9 से ज़्यादा जब ग्लूकोज मिलकर के कोई चीज़ बनाते हैं तो उसको हम पॉलीसेक्राइड्स में रखते हैं। आई होप आपको ये वाला टॉपिक आज का समझ में आया होगा। अब बाकी हम कल मिलेंगे और इस कार्बोहाइड्रेट को डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।